जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। आज है 18 सितंबर और इस डे के बारे में हम चर्चा करेंगे कि आज के दिन कौन सा प्रमुख दिवस बनाया जाता है। दिन चलेंगे अपनी क्लास की तरफ, तो ध्यान दीजिएगा 18 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है आपको पता होना चाहिए। तो आज विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस यानी कि वर्ल्ड बैम्बो डे के रूप में मनाया जाता है। आखिरकार यह दिवस मनाया क्यों जाता है, इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? तो बांस के संरक्षण और सतत उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बो डे मनाया जाता है। आई होप आज के दिवस के बारे में हमने जितनी भी चर्चा की वो आपको सारे ही पॉइंट समझ में आए होंगे। बहुत ज़्यादा इस दिवस के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। डिटेल में भी आप कोई इससे रिलेटेड जो है जितने पॉइंट्स बनते हैं वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अपना फीडबैक हमें दें, क्लास आपको कैसी लगती है और इस क्लास को जितने भी लर्नर्स हैं सभी के पास शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सके। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम चर्चा करेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस के अंतर्गत कार्बोज का पाचन। जी हाँ, क्या आज का हमारा टॉपिक होने वाला है? कार्बोज का पाचन अर्थात डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, बट इसको करने से पहले प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा है एक बार क्विक रिवीजन के माध्यम से देख लेते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं जब भी हम कुछ नया सीखते हैं पहले हमने क्या सीख रखा है एक बार उसका क्विक रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट क्यों होता है? तभी आप दोनों ही टॉपिक को आपस में कनेक्ट कर पाते हैं। जो आपने प्रीवियस में पढ़ रखा है और अभी आप जो प्रेजेंट में कर रहे हैं तो उससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलता है, चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। इसीलिए हमेशा पढ़ने से ज़्यादा आपको ध्यान देना है अपने रिवीजन पर। जी हाँ, आप हमेशा जो है भले ही थोड़ा कम पढ़िए बट आपने जो पहले पढ़ रखा उसका रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तभी आपको चीज़ें बैक टू बैक समझ में आती हैं, माइंड में फीड होती है। अन्यथा आप आगे का तो पढ़ते जाएंगे बट पीछे का भूलते जाएंगे। तो ये स्ट्रेटेजी अवश्य फॉलो किया करिए। स्टार्ट करते हैं प्रीवियस क्लास का रिवीजन। तो प्रीवियस क्लास से फ्रेंड्स हमने देखा था, क्या देखा था? कार्बोस की अधिकता के कारण क्या प्रभाव पड़ते हैं, यानी कि कार्बोस की अधिकता के कारण क्या दिक्कतें आती हैं और कार्बोस की कमी के क्या प्रभाव होते हैं। यानी कि अगर आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की अधिकता हो गई या फिर उसकी कमी हो गई तो उनके क्या दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। तो कार्बोस की अधिकता, कार्बोज की कमी के कारण जो प्रभाव पड़ते हैं वो क्या है? अगर बॉडी में कार्बोज की कमी हो गई तो शरीर में क्या हो जाएगा? थकावट एवं कमजोरी आने लगती है। शारीरिक विकास रुक जाता है, यानी कि शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। शरीर की क्रियाशीलता कम हो जाती है, यानी कि शरीर में एक्टिविटी करने की क्षमता कम हो जाती है। स्वभाव में घबराहट तथा चिड़चिड़ापन आ जाना, त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाना। तो और भी बहुत सारे हमने कारण देखे थे। क्या कार्बोस की कमी के कारण कौन कौन से प्रभाव, यानी कि कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ हमने देखा था कि अगर बॉडी में कार्बोस की अधिकता हो गया तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप सभी जानते हैं ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेने से मोटापा यानी कि ओबेसिटी की बीमारी हो जाती है। मधुमेह रोग यानी कि शुगर, जो कि आजकल बहुत लोगों में फैल रहा है। तो शुगर भी जो क्या है, किसका कारण है? अधिकता, कार्बोस की अधिकता के कारण, ठीक है। और साथ ही साथ हृदय रोग, हार्ट अटैक, जिनका वेट ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अपने डाइट में शामिल करते हैं तो उनको हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ही अधिक होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा मोटे लोग होते हैं उन्हीं को हार्ट अटैक आता है। आज के समय में तो आप देखिए कितने सारे फिट फॉर लोग हैं उनको भी हार्ट अटैक की बीमारी हो जाती है। बट ज़्यादा चांसेस किस में होते हैं? जो कि हेल्दी होते हैं। और हेल्दी कब होते हैं? जब वो अपने बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और वसा की मात्रा ज़्यादा लेते हैं। तो क्या होता है? उससे उनका वेट गेन होता है। तो वेट गेन होने के कारण
हृदय रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये हमारी प्रीवियस क्लास थी। आई होप आपका एक बार रिवीजन हो गया होगा प्रीवियस क्लास का। बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देखने के लिए इस क्लास को आप जाइए प्लेलिस्ट में, फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें डिटेल में आप इसको समझ सकते हैं और वो डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है। तो ये तो हमारा प्रीवियस क्लास हो गया। आज का हमारा क्लास कार्बोज का पाचन देखते हैं। तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट समझते हैं। कार्बोज का पाचन मुंह तथा छोटी आंत के पक्वाशय यानी कि ड्यूडेनम एवं इलियम भाग में होता है। मुंह में केवल पके स्टार्च का ही पाचन होता है। भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया में जब हम भोजन को चबा चबा कर खाते हैं तब क्या होता है, तब मुंह से लार निकलता है। आप देखिए जब भी भोजन को हम खाते हैं चबा चबा के तो मुंह में लार बनता है और वह लार क्या होता है, भोजन में मिल जाता है, जिससे भोजन गीला चिपचिपा लुगदी जैसा बन जाता है। लुगदी का मतलब क्या होता है, पल्प जैसा बन जाता है। निगलना सहज होता है, जिससे क्या होता है, भोजन को निगलना सहज होता है। लार में टैलिन नामक पाचन एंजाइम होता है। ध्यान दीजिएगा लार में कौन सा एंजाइम होता है, अगर क्वेश्चन बन जाता है तो बताइए लार में कौन सा एंजाइम होता है। तो लार में टैलिन नामक पाचन एंजाइम होता है। इस एंजाइम के प्रभाव से स्टार्च क्या होता है, डेक्स्ट्रीन में बदल जाता है। ध्यान दीजिएगा लार में टैलिन नामक एक पाचक एंजाइम होता है जो खाने को पचाता है और इस एंजाइम के प्रभाव से स्टार्च क्या होता है, डेक्स्ट्रीन में बदल जाता है, परंतु अल्प समय के लिए ही रहता है, यानी कि थोड़े समय के लिए ही रहता है। इस कारण संपूर्ण स्टार्च का परिवर्तन डेक्स्ट्रीन में नहीं हो पाता। ये देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि लार में जो टैलिन नामक पाचन एंजाइम बनता है वो एंजाइम किस में परिवर्तित हो जाता है, तो वो डेक्स्ट्रीन में परिवर्तित हो जाता है। यही जो हमने पढ़ा वही आप यहाँ पे देख सकते हैं। भोजन ग्रास नली यानी कि ऑयसोफेगस से होते हुए आमाशय में पहुँचता है। आमाशय कार्बोज का पाचन नहीं होता, ध्यान दीजिएगा आमाशय में कार्बोज का पाचन नहीं होता है। फिर कहाँ होता है, आमाशय से आमाशयिक रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस निकलता है। इस रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl होता है। ध्यान दीजिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl को हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। इसके प्रभाव से जीवाणुओं विषाणुओं कीटाणुओं आदि का नाश हो जाता है और भोजन शुद्ध हो जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्टार्च एवं डेक्स्ट्रीन पर क्रिया करता है और इन्हें डाइसैकराइड में बदलना प्रारंभ करता है। क्या हमने देखा, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये देखिए आप इसे समझ पा रहे होंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl। HCl क्या करता है, स्टार्च एवं डेक्स्ट्रीन पर क्रिया करता है। किस पे, स्टार्च एवं डेक्स्ट्रीन पर क्रिया करता है और क्रिया करने के बाद क्या करता है, डाइसैकराइड्स में बदलना प्रारंभ कर देता है। ये देखिए ना, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या किया, स्टार्च और डेक्स्ट्रीन पर ये क्रिया करता है। ठीक है, उसके बाद जब डेक्स्ट्रीन पर क्रिया करता है तो ये क्या होता है, इससे डाइसैकराइड्स बनना प्रारंभ हो जाता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आमाशय से होते हुए भोजन छोटी आंत के पक्वाशय यानी कि ड्यूडेनम भाग में पहुंचता है। पक्वाशय की भित्ति कोशिकाएं 3 प्रकार का हार्मोन्स स्रावित करती हैं। ये हार्मोन्स आप देख सकते हैं। पक्वाशय की भित्ति कोशिकाएं जो होती हैं वो 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित करती हैं। कौन कौन सी, सेक्रेटिन, दूसरा है पेनिक्रोजाइमिन तथा तीसरा कोलेसिस्टोकाइनिन। ध्यान दीजिए कौन सा 3 हार्मोन स्रावित करती हैं, पहला सेक्रेटिन, दूसरा पेनिक्रोजाइमिन तथा तीसरा है कोलेसिस्टोकाइनिन। इनमें से सेक्रेटिन तथा पेनिक्रोजाइमिन हार्मोन रक्त परिसंचरण द्वारा अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास में पहुंचता है और अग्नाशय को उत्तेजित यानी कि स्टिमुलेट करता है। अग्नाशय रस निकलता है, ध्यान दीजिएगा क्या होता है, अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है। अग्नाशय में एमाइलेज होता है जिसे क्या कहा जाता है, एमाइलेप्सिन भी कहते हैं। क्या, अग्नाशय में क्या पाया जाता है, अग्नाशय से तात्पर्य क्या है, अग्नाशय में क्या पाया जाता है, तो
तो अग्नाशय में पाया जाता है एमाइलेज, क्या एमाइलेज पाया जाता है, जिसे एमाइलेप्सिन भी कहते हैं। ठीक है, एमाइलेज स्टार्च को पूर्णतः डाइसैकराइड्स यानी कि माल्टोज में बदल देता है। ये देखिए, जो भी हमने पढ़ा वही इन्होंने आपको करके दिखा रखा है। छोटी आंत का शेषांत्र यानी कि इलियम भाग में आंत्र रस क्षारीय होता है तथा इसमें कई प्रकार के एंजाइम होते हैं। इनसे ध्यान दीजिएगा, इनमें से माल्टोज, लैक्टोज तथा सुक्रोज क्रमशः माल्टोज, लैक्टोज एवं सुक्रोज पर क्रिया करते हैं और उन्हें मोनोसैकराइड्स में बदल देते हैं। छोटी आंत में 90 to 95% कार्बोज का पाचन हो जाता है। कार्बोज की पाचन क्रिया अनुसार होती है। कैसे? पहला माल्टोज, तो माल्टोज या माल्टोज पर क्रिया करता है और उसे ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। ये देखिए, क्या हमने पढ़ा कि छोटी आंत में 90 to 95% कार्बोज का पाचन हो जाता है। कार्बोज की पाचन क्रिया कैसे होती? पहला माल्टोज क्या होता है? यह माल्टोज पर क्रिया करता है और उसे ग्लूकोज में बदल देता है। ये देखिए, माल्टोज पे क्रिया हुई और माल्टोज किस में बदल गया? ग्लूकोज में बदल गया। दूसरा है लैक्टोज, तो यह लैक्टोज यानी कि दुग्धा अम्ल पर क्रिया करता है और उसे ग्लूकोज तथा लैक्टोज में बदल देता है। नंबर 3 सुक्रोज, या एंजाइम सुक्रोज पर क्रिया करता है और उसे ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में बदल देता है। ये देखिए, सुक्रोज पर क्रिया हुई तो सुक्रोज किस में बदल गया? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, तो ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में बदल गया। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं फ्रेंड्स। एक ही टॉपिक समझिए बट अच्छे से समझिए। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि क्लासेस ज़्यादा बड़ी बनने का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि चीज़ें आपको समझ में आई थिंक नहीं आ रही, इसीलिए आप लोग रिस्पॉन्स भी थोड़ा कम करते हो। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो एक एक टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जाए, ना कि हमें बुक कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक था क्या था? कार्बोज का पाचन। इसके अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा कि पाचन किस तरीके से होता है, कहाँ से होता है। ठीक है, पाचन होने की जो प्रोसेस है उन सभी के बारे में हमने कार्बोज पाचन के अंतर्गत पढ़ा। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। तो प्लीज़ फीडबैक देना मत भूलिएगा। आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। प्लीज़ फ्रेंड, फीडबैक देना मत भूलिएगा। फीडबैक अवश्य दीजिएगा क्लास आपको कैसी लगी है, और इस क्लास को अगर अच्छी लगी आपको क्लास, तो हमारे जितने भी लर्नर्स हैं सभी के पास शेयर करिएगा, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सके। और आपके लिए क्या कुछ नया चाहिए और किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर्स ज़्यादा करनी है, फिर क्लासेस ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब तो उसमें से क्या आपको रिक्वायरमेंट है, आप वो भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आप चाहें तो इन क्वेश्चंस, ये जो अपना टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इन टॉपिक को क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा भी है अपनी राय भी दिया करिए, इसीलिए मैं बोलती हूँ फीडबैक अवश्य दिया करिए। अन्यथा मेरे हिसाब से तो आप पहले, मेरा जो फंडा है पढ़ाने का, कि मेरे हिसाब से तो आप पहले टॉपिक पढ़िए, आपको टॉपिक अच्छे समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए चीज़ें, देन आप क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करिए, जिससे कि चीज़ें आपको आती रहेंगी तो क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। बट फिर भी आप अपनी राय बता सकते हैं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।